वेलकम टू फेडरल कमांजन। ये है क्लास 11 की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर मेजरमेंट। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर। अब इस सीरीज में हम ये सारे चैप्टर्स क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक सारे कवर करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर मेजरमेंट। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप फ्री के नोट्स चाहते हैं, फ्री के, और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स और एडवाइस सारी चीज़ें फ्री में चाहते हैं, तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर होगा, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे जहाँ पे आपको फ्री के नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स सब चीज़ें फ्री में मिल रही होंगी। और उसके अलावा मैं इस चैप्टर के भी नोट्स इधर बनाऊंगा, और वो वाले सारे नोट्स यहाँ पे मैं जब लिखता जाऊँगा तो वो वाले मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। तो आप मेक श्योर कर लें कि यार आप उस नंबर पे मैसेज कर लें और आपको फ्री के नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास पेपर्स सब कुछ फ्री में मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12, कोई से भी क्लास की, कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ है आप हमें मैसेज कर लें और हम ट्यूशंस के बारे में आपको बता सकते हैं। तो अब है ना, शुरू करते हैं चैप्टर। तो यार सबसे पहले तो यार ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इसको तो आप इग्नोर कर दें, ये काम का नहीं है बिल्कुल। ठीक है, काम की चीज़ों पे आते हैं। आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी कोई काम की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो है ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। तो सबसे पहले आपको है ना क्लास 9 से याद होना चाहिए कि यार फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है ना, मैं अभी लिखने वाला हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, तो मैं अब यहाँ पे है ना नोट्स बनाने वाला हूँ जो मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज यार ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो आप मेजर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, और इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ मैग्नीट्यूड, मतलब उसके साथ एक नंबर अटैच्ड होगा, एंड अ यूनिट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, अगर हम बात करें ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो मेजर की जाएंगी, जा सकती हैं, तो यार एक तो हो गया फॉर एग्जाम्पल आपका वेट, उसके अलावा डिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मैं अभी रिविजन दे रहा हूँ जो हमने क्लास 9 की फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, मैं उसका रिकैप थोड़ा सा दे रहा हूँ। तो उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइम 10 सेकंड। मैं टाइम को नाप सकता हूँ कि अच्छा ये 10 सेकंड मतलब इतना टाइम हो चुका है। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ जैसे एक इंसान का वेट लिख लेता हूँ 70 किलो वेट। ठीक है, या मास लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जो मैं नाप सकता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दीज आर क्वांटिटीज दैट कांट बी मेजर्ड, आप इनको नाप नहीं सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, रंग या कलर। आप मुझे बताएं, आप रंग को नाप सकते हैं? या रंग होते हैं लाल, हरा, पीला, नीला वगैरह, काला, जो कुछ भी, उसको आप नाप सकते हैं? नहीं। लेकिन आप टाइम को नाप सकते हैं, आप अपना वेट को नाप सकते हैं। आप लेट्स से कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो भी नाप सकते हैं, लेकिन आप रंग को नहीं नाप सकते। वो एक एग्जाम्पल है। तो आपके जो सिलेबस जो है उसमें मोस्टली सवाल फिजिकल क्वांटिटीज के ही पूछे जाएंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको होपफुली याद आ चुका होगा जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि यार फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये मेरे हिसाब से काम की नहीं है, लेकिन आप फिर भी है ना पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है एस्टिमेशन। यार एस्टिमेशन क्या होती है? तो ये पार्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा एस्टिमेशन के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब एस्टिमेशन लिखते हैं कि होता क्या है। एस्टिमेशन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अंग्रेजी का बहुत ही आसान लफ्ज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एस्टिमेशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एस्टिमेशन होता क्या है। यार एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है,
अब इससे मुराद ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, लेट्स से अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आप लेने गए ठेले वाले के पास और उसने ना आपको थैली पकड़वाई आम की, तो आप उसको पकड़ते हैं और है ना ऊपर नीचे करते हैं थोड़ा सा, और आप कहते हैं यार अच्छा ये मुझे है ना अंदाजन 3 किलो का आम लग रहा है, अंदाजन, पता नहीं, शायद 4 किलो, शायद 2 किलो, शायद 1 किलो, शायद 10 किलो, पता नहीं, लेकिन आप अंदाजन से कहते हैं कि यार ये मुझे 3 किलो का लग रहा है। ठीक है, तो ये होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है अंदाजा लगाना। लेट्स से आपके सामने आपका दोस्त खड़ा हुआ है और आप कहते हो यार मैं अंदाजा लगाता हूँ इसकी हाइट है ना कम से कम लेट्स से 6 फुट है। आप अंदाजा लगा रहे हो, आपको पता नहीं है कि वो 6 फुट की है, लेकिन आप कहते हो यार मुझे देख के लग रहा है कि यार ये अंदाजन है ना 6 किलो, 6 फुट है। ठीक है, और आप अपना वेट भी कहते हो कि 70 किलो अंदाजा है। तो एस्टिमेशन ये होती है, आप अंदाजा लगाते हो कि यार ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनका क्या मतलब वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ये होती है एस्टिमेशन, इसका मतलब है अंदाजा लगाना। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एस्टिमेशन होती क्या है। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है आपकी ये वाली, एन एस्टिमेशन इज अ रफ एजुकेटेड गेस to the value of a physical quantity by using prior experience and sound physical reasoning। तो इसका अगर मैं शॉर्ट में करके बताऊं ना, सिंपल डेफिनेशन एस्टिमेशन होती क्या है, तो हम ये लिखेंगे ए रफ एजुकेटेड गेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज वैल्यू, बस इतना सही। ठीक है, आप चाहें तो एजुकेटेड भी हटा सकते हैं और लिख सकते हैं रफ गेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज वैल्यू। लेकिन अगर आप एजुकेटेड लिखना चाहे आपकी मर्जी है, अगर आपको है ना पेपर अपना थोड़ा सा भर भर के लिखना है, ज़्यादा अल्फाज यूज़ करने हैं अंग्रेजी के, तो आप भले रफ एजुकेटेड गेस भी लिख सकते हैं, लेकिन रफ गेस से भी काम चल जाएगा। वो डिपेंड करेगा अगर आपको ज़्यादा याद रहता है या नहीं। तो एस्टिमेशन ये होती है कि यार अंदाज़ा लगाना, और उसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है टू एस्टिमेट द हाइट of a building, we first count the number of floors it has, then estimate the height of a single floor by imagining how many people would have to stand on each other's shoulders to reach the ceiling. In the last, we estimate the height। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं ना आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मतलब अंदाजा लगाते कैसे। लेट्स से आपको एक बिल्डिंग की हाइट नापनी है, तो यार अभी आप है ना एक अपने रूम में बैठे हुए होंगे, पता नहीं क्लासरूम में बैठे हुए होंगे या फिर अपने घर के कमरे में, ड्राइंग रूम में, कहीं पे भी बैठे हो। तो यार तो ये समझे आपका रूम है यहाँ पे, ठीक है, और ये आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहता हूँ कि यार आपकी हाइट है ना, लेट्स से कहते हैं 6 फुट की है। ठीक है, आप 6 फुट के हैं, हाइट ऊपर नीचे भी हो सकती है, जिसको अपनी हाइट पता है, ठीक है, लेकिन मैं है ना यहाँ पे 6 फुट लिख लेता हूँ। अब यार ये आप हैं, ठीक है, और आप देखते हैं, अब मैं आपको कहूंगा कि यार आप है ना छत को देखें, ठीक है, अपनी छत को, और मुझे ये बताएं कि यार अगर आप खुद ऐसे कितने 6 फुट के इंसान खड़े कर सकते हैं कि जिससे है ना आप है ना ऊपर हाइट तक पहुंच जाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये समझे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं, ठीक है, और आप है ना अंदाजा लगाते हैं कि यार मैं खुद के है ना अगर ऐसे मल्टीपल कॉपीज में ऐसे खुद को खड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ पे है ना सोचता हूँ कि यार ये मैं हूँ। ठीक है, और फिर इसके ऊपर मैं अपने आप को एक और दफा यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, मैं खुद के ऊपर खुद को डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये मुझे पता है, मेरी हाइट मुझे पता है 6 फुट है। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार मैं अपने आप को खुद के ऊपर खड़ा करता हूँ, तो यार ये 6 फुट वापसी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 फुट हो गए ना। तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि यार यहां तक है ना जो कमरे की हाइट है वो है 12 फुट। फिर मैं एक और लगाता हूं और ये मैंने कह दिया कि अच्छा नहीं, अंदाजन है ना 3 लोग यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है, और एक बंदे की हाइट 6 फुट है, तो अगर 3 लोग खड़े होंगे तो यार इस कमरे की जो हाइट है वो है 18 फुट टोटल। ठीक है, तो ये हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि यार कमरे की जो हाइट है वो 18 फुट हो, असल में वैल्यू 17 फुट भी हो सकती है, 19 फुट भी हो सकती है, कह सकते 25 फुट भी हो सकती है। लेकिन हमने अंदाजा लगाया, हमने सोचा कि यार अगर मैं खुद को खड़ा करता हूँ इसके ऊपर, फिर मैं अपनी खुद को इमेजिनेशन यूज करके यार मैं खुद को ऊपर खड़ा करता हूँ अपने आप के ऊपर, तो ऐसे मेरे कितने हम शक्ल आ जाएंगे। तो यार इस ड्राइंग के हिसाब से मेरे में आता है कि यार
3 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे और एक बंदे की हाइट 6 फुट है तो 3 लोगों की 18 फुट हो जाएगी। वैसे ही आप भी है ना प्रैक्टिस करें, अपने रूम को देखें, अपने बेडरूम में हो कुछ भी हो, आपको अपनी हाइट पता हो शायद ना पता हो, आप है ना अंदाजन लगा ले 6 फुट, ठीक है। और फिर आप सोचे कि यार आप अपने खुद के हम शक्ल को अगर ऐसे खड़ा करना चाहें, ऐसे कॉपीज अपनी खड़ी करनी चाहें खुद के ऊपर, तो ऐसे कितने आएंगी? 3 आएंगी, 2 आएंगी, 2.5 आएंगी, 5 आएंगी, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इससे आपने अपने रूम की हाइट का अंदाजा लगा दिया। और अगर आप कहते हैं, अगर आप एक बिल्डिंग में खड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि यार मेरी एक बिल्डिंग में लेट्स से 10 फ्लोर है, ठीक है, और मुझे पता है कि यार एक फ्लोर की हाइट है कितनी? 18 फुट, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि यार एक फ्लोर की हाइट है 18 फुट और मेरे पास टोटल 10 फ्लोर है, तो मैं 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करके कह दूंगा कि यार ये पूरी बिल्डिंग की हाइट अंदाजन 180 फुट है। अंदाजा है, इससे हम एस्टिमेट करें। अगर आप असल में हाइट नापने जाएंगे स्केल के थ्रू या पता नहीं कैसे भी करके, बहुत लंबी है। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाएं तो सोचे 2 मिनट में हमने अंदाजा लगा दिया कि यार बिल्डिंग की हाइट 180 फीट है, हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि अब यार ये जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू सही हो या नहीं हो, ये मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगी, लेकिन यार अंदाजा हो रहा है। अगर हाइट आपकी बिल्डिंग की हुई लेट्स से 190 फुट, लेकिन आपका अंदाजा आया 180 फुट, फिर भी यार बहुत काफी क्लोज है। इसलिए हम अंदाजा लगाते हैं, इसलिए हम एस्टिमेट लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, अ रफ एजुकेटेड मतलब इंसानों वाला, ठीक है, इंसानों वाला हमने है ना तुक्का लगाया है यहाँ पे। इसको आप कह सकते हैं अंदाजा या तुक्का लगाना कि यार कितनी वैल्यू आएगी हाइट की, टाइम की, वेट की, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेशन, ये अंदाजा लगाना, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पार्ट यहाँ पे जो पूरा है ना, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। फिर अब यहाँ पे है ना ट्रिक्स लिखी हुई है कि हम यार एस्टिमेशन अच्छे वाले कैसे लगा सकते हैं। अगर तुक्के लगाने हुए हैं तो हम कैसे अच्छे तुक्के लगा सकें, उसके तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छे अंदाजे लगाने के तरीके, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला तरीका ये है कि यार आप बड़ी चीजों को छोटों में कर दें, छोटों में तोड़ दें, या फिर छोटी चीजें को इकट्ठा करके आप बड़े में कर दें। अब इसका मतलब क्या है? तो यार सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स। मतलब आपने एक बड़ी सी चीज ली और उसको आपने छोटे में तोड़ दिया। मिसाल क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ये यहाँ पे बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था ना कि यार लेट्स से 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10 माले की बना नहीं सकता, लेकिन चले मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है बिल्डिंग की, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अंदाजे के लिए अभी फिलहाल, सिर्फ कॉन्सेप्ट के पर्पसेस के लिए अभी फिलहाल समझ लें ये एक बिल्डिंग है। अब यार इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे पूरी बिल्डिंग की हाइट निकाल के दो, कितने फुट होगी? अब आप बोलोगे यार सर पता नहीं। तो अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना कि ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स, ये वही है। यार पूरी बिल्डिंग की हाइट नापने से बेहतर है कि यार आप बिल्डिंग को मालों में तोड़ दो। एक फ्लोर की हाइट निकालो और फिर जितने फ्लोर है उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्लोर्स कर दो। तो आप अभी एक पूरी बिल्डिंग की हाइट नहीं निकाल ले। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका सिर्फ ये जो पहला फ्लोर है ना, ये वाला पहला फ्लोर, ठीक है, आपने सिर्फ इसकी हाइट निकाली। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कर दिया ये आ रहा है 12 फुट, ठीक है। क्योंकि आपने कर दिया कि यार सिर्फ पहला फ्लोर मेरा 12 फुट का है और मुझे पता है कि ऊपर जितने भी फ्लोर हैं उनकी सबकी सेम हाइट है। तो यार मैंने पहले का अंदाजा लगा दिया 12 फुट। वो मैंने कैसे लगाया वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने 12 फुट पहले नाप लिया, ठीक है, और आपने फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स काउंट किए। तो इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोर है। तो आप करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 12 और इससे आपके पास आंसर आ गया 84 फुट, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो है 84 फुट। बस ये अंदाजा हो गया। अब 84 फुट अगर आप एक साथ नापते कभी बहुत ही मुश्किल होता, अंदाजा नहीं लग पाता। लेकिन आपने क्या किया, एक पूरी बिल्डिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? पार्ट्स में। वो पार्ट्स क्या थे? माले जो हैं, फ्लोर्स जो हैं, उनमें तोड़ दिया। और आपने बोला एक फ्लोर की हाइट 12 फुट है,
मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, बस आ गई पूरी हाइट। सिंपल, ये था और कुछ नहीं था। फिर ये एक टेक्निक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो वाली पहली टेक्निक नोट्स में। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव आवर एस्टिमेशंस। ठीक है, तो पहला हमने लिख लिया ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग एन एंटायर बिल्डिंग इनटू फ्लोर्स, मल्टीपल फ्लोर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा इसका उल्टा है। ठीक है, दूसरा क्या है? कंबाइनिंग स्मॉलर पार्ट्स इनटू वन बिग वन स्लैश मल्टीपल। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिगर पार्ट्स। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब आप बोलेंगे सर बड़े का छोटा में कर दिया वो समझ आता है, छोटे को बड़े में ये समझ नहीं आ रहा कि यार ये कैसे चलेगा। तो अब इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये एक किताब है, ठीक है, नोटबुक है, उसका एक पेज है। मुझे यार बताओ कि पेज का थिकनेस कितना है, ये कितनी, एक पेज जो है वो कितना मोटा है। अब आप बोलोगे सर एक सेकंड क्या हो गया, ये इतना चुन्नू सा सेक्शन यहाँ पे, ये जो मैं माउस यहाँ पे जो रख रहा हूँ ना, ये आप कह रहे हो मुझे मेजर करके बताओ, ये स्केल के साथ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज करना पड़ेगा। अब वो इतनी आम चीज नहीं है। अगर आप बोलो स्केल के साथ, हाँ स्केल ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है, लेकिन मैं माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की बात करूं यार, वो हर किसी के पास नहीं होता। तो अब इसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि आप अपनी किताब को है ना, जैसे ये है, ये पूरी किताब है, आप अपनी पूरी किताब ये लोगे, क्योंकि यार हमें पता है कि हर पेज का जो थिकनेस है वो सबका सेम होता है। तो मैं करूंगा ये कि यार मैं पूरे ऐसे यूं पेजेस लूंगा एक साथ, और मैं इन सबके है ना डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है। ठीक है, मैं वापसी रिपीट करता हूं। मैं करूंगा ये कि मैं ये वाला पॉइंट लूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो ऊपर से यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है, ये ऊपर से यहाँ से मैं स्केल लूंगा, अपना स्केल, और मैं नीचे तक यहाँ पे जहाँ पे किताब खत्म हो रही है वहां तक मैं मेजर करूंगा। ठीक है, तो उससे फिर जितना मेरा डिस्टेंस आएगा वो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। और अब लेट से मैं कहता हूं यहाँ पे 600 पेज हैं, तो वो डिस्टेंस को मैं डिवाइड बाय 600 कर दूंगा, तो फिर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा फॉर, तो आपके पास थिकनेस आ जाएगी एक पेज की। वो डिस्टेंस क्या होगा? थिकनेस ऑफ योर पेज। तो इसमें मैंने क्या किया कि यार एक छोटा सा पेज है, ठीक है, उसको मैं मेजर नहीं कर सकता कि उसकी थिकनेस कितनी है, बहुत पतला सा होता है पेपर, उसको मैं कितना बताऊं कि यार कितना मोटा हो, मैं वैल्यू कैसे बताऊं। तो मैंने ये किया, पूरी किताब ली, मैंने सारे पेजेस के है ना कंबाइंड, मैंने उनके मोटापे की लेंथ ले ली और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेजेस कर दिए। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मेजर करते हो स्केल के साथ और आपके पास जो वैल्यू आती है, ठीक है, लेट्स से कहते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मतलब हम कहते हैं 50 मिलीमीटर। ठीक है, इतना आ जाता है 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर को आप लेट्स से डिवाइड बाय 500 पेजेस करते हो। ठीक है, 500 पेजेस, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 0.1 मिलीमीटर। ये अंदाजा है कि यार मेरा एक पेज है, उसका जो वो कितना मोटा है, 0.1 मिलीमीटर, बहुत इतना पतला सा, सिर्फ ये इसकी वैल्यू 0.1 मिलीमीटर। और ये अंदाजा है, ये कोई पक्की वैल्यू नहीं है, ये अंदाजा है, गलत भी हो सकती है, लेकिन यार हमें अंदाजा मिल गया, क्योंकि अब हम वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के साथ मेजर करेंगे ना, हमें अंदाजन यही वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन सही वैल्यू ये है, ये अंदाजा तुक्का जो हमने मारा है बिल्कुल सही है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, कंबाइनिंग स्मॉलर पार्ट्स इनटू बिगर पार्ट्स। एग्जाम्पल, measuring the thickness of one paper by combining all the papers in the book। ठीक है, वही लिखा है जो मैंने अभी समझाया। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है, ये पूरा पेज कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ना थोड़े से एस्टिमेट्स लिखे हुए हैं, इस पे है ना हम बाद में आते हैं।
टेबल के ऊपर बाद में आते हैं, पहले ये कंप्लीट करते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है। फिर दूसरा है एस्टिमेट एरियाज एंड वॉल्यूम्स फ्रॉम लेंस। तो यार ये जो दूसरा पेज है इसमें ये अभी फिलहाल टेबल को आप छोड़ दें, टेबल पे है ना मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले है ना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज कैसे अच्छी कर सकती है। तो सबसे पहला है यार एस्टिमेट एरियाज एंड वॉल्यूम्स फ्रॉम लेंस, ठीक है। तो इसमें है ना मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूजिंग एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है यार, मैं ये करता हूँ कि लेट से मैंने आपको एक बॉल दे दी, ठीक है। अब आप करोगे यार मुझे बॉल का है ना वॉल्यूम निकालना है। अब वो स्फेयर होता है, तो स्फेयर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं करूँगा ये कि यार मैं रेडियस को है ना मैं अंदाज़ा लूँगा, ठीक है, कि यार वो रेडियस कितना लग रहा है। मैं अपनी उंगली यूज़ करूँगा या फिर अंदाज़ा लगाऊंगा कि यार चलो ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। फिर मैं फॉर्मूला में लगाऊंगा और मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया। या फिर अब वाइस वर्सा का मतलब क्या है, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि मैं वॉल्यूम यूज कर रहा हूं लेंथ निकालने के लिए। अब मैं आपको कहता हूं कि यार वॉल्यूम जो है ना बॉल का वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे है ना आप मुझे निकाल के दिखाओ लेंथ। तो आप कहते हो यार अंदाजा मैंने लगाया 200 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम। अब 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आप उसमें से रेडियस कैलकुलेट कर लोगे, फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल है, ठीक है। ये हम डिटेल में कैलकुलेशंस और सवाल जब करेंगे तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि यार आप लेंथ से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। अंदाजा आपने लेंथ का लगाया और उससे आपके पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है। और अगर आपने अंदाजा लगाया वॉल्यूम का तो उससे आप लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और वैसा ही सेम होता है डेंसिटी, ठीक है, एंड वॉल्यूम का, जिससे आप मास निकाल सके। और मैं वाइस वर्सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यार जितना मास है ऑब्जेक्ट का उसके अंदाजे से मैं डेंसिटी और वॉल्यूम उसकी कैलकुलेट कर लेता हूँ। वॉल्यूम आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि यार मैं डेंसिटी और वॉल्यूम यूज करके मैं मास का भी अंदाजा निकाल सकता हूँ कि यार ये कितने मास का हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप है ना अपनी स्ट्रैटेजीज बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अब यार इस टेबल पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वो कर लिया। अब हम टेबल पे वापसी आते हैं। यार टेबल में यहाँ पे है ना अंदाजे की कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, यहाँ पे ना एस्टिमेट्स लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिखी हुई। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 टाइम्स 10⁻31। लेकिन यार अंदाजे से आप 10⁻30 भी लिख लो, वो भी सही है, गलत नहीं है। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार कितनी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे बाकी जो सारे लिखे हुए हैं ना उनके अंदाजे लिखे हुए हैं कि यार उनके कितने हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि इस चीज का ख्याल रखें, ये सारे मास केजी में, सारे लेंथ मीटर में और सारे टाइम यहाँ पे सेकंड में है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ जैसे ये केजी है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें। और बाकी उसके अलावा अब आप बोलेंगे यार सर मैं टेबल को याद करूँ या नहीं, तो मैं बोलूंगा डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आप अंदाजे मारने में या तुक्के मारने में अच्छे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ यार मस्कीटो है, उसका वेट कितना है, तो आप कह सकते हो यार 10⁻⁻5 kg, ठीक है। तो ये 0.00001 kg हो गया, अंदाजन लगा दिया। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ये 0.1 ग्राम है। तो आप कहोगे यार अच्छा चलो इतना अंदाजा लग सकता है। जो अंदाजे मारने में अच्छा है वो कर सकता है, जो अंदाजे मारने में, तुक्के मारने में, एस्टिमेट लगाने में अच्छा नहीं है, आप प्लीज ये वैल्यूज याद कर लें, बहुत काम की आएंगी, एमसीक्यूज में ये आते रहते हैं, ठीक है। और आपको ये 2-3 दफा याद करनी होंगी। जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये खुद ही सारी याद आ जाएंगी, और तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार सबसे काम की कौन सी वैल्यूज हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं मास ऑफ हमिंग बर्ड, ये हमेशा नहीं आता, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल डायामीटर ऑफ अ प्रोटॉन, ये ज्यादा आता है। तो आपको ये पता चल जाएगा जब आप इस टेबल को 2-3 दफा याद करेंगे और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद ही आपको ये याद होते रहेंगे, ठीक है। अभी आप टेंशन ना लें, ये है ना आराम आराम से करते जाएं। मैं आपको बोलूंगा कि यार एग्जाम से है ना या टेस्ट से
2 हफ्ते पहले आप इस टेबल को याद करना शुरू कर लें, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आप सवाल सॉल्व करते हैं तो आप टेबल के साथ यूज करें। ये वैल्यूज मुझे भी याद नहीं है, मैं टेबल को यूज करता हूँ, जब मैं टेबल को यूज करता हूँ तो उससे ज्यादा मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और ज्यादा वैल्यूज याद हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि यार अगर आपको ये वैल्यूज याद करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक सवाल आता है, एस्टिमेट द एनर्जी फॉर एन एडल्ट मैन टू वॉक अप थ्रू द स्टेयर्स। तो आप यहाँ से है ना, तो आप यहाँ से शुरू करते हैं और आप इधर ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में, ठीक है। हम यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन चले हम मैंने अच्छा यहाँ पे है ना बस वर्किंग में इन्होंने अज्यूम कर लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना यूज करते हैं, ठीक है, जीपीई। तो जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड टाइम्स हाइट। अब मास यार एक बंदा है, ठीक है, उसका हम अंदाजन लगाते हैं कि यार ये 70 केजी का है, ठीक है। फिर उसके साथ आपकी जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो आप 10 लेंगे। फिर उसके साथ यहाँ पे यार हाइट ऑफ अ स्टेयरकेस, अब यार यहाँ पे है ना दिया हुआ है आपको कि ये 3 मीटर की है। आप है ना पिक्चर को देख के बता नहीं सकते कि यार ये 1 माला की है 2 माला की है कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फ्लोर समझ ले तो ये चले 3 मीटर हो गए। क्यों? क्योंकि यार एक फ्लोर जो होता है वो लगभग 3 मीटर का ही होता है, तो आपने अंदाजा मार दिया 3 मीटर। अगर आपने 4 मीटर भी मार दिया खैर होती है, अगर आपने 3.5 मीटर भी मार दिया खैर है, 5 मीटर मार दिया वो भी खैर है, लेकिन अगर आपने 10 मीटर मारा तो गलत है। आपका 3 मीटर के करीब में आंसर है तो सही है, अगर आपने तुक्का मारा जो बहुत दूर हुआ तो वो गलत होगा। लेकिन अगर आपने पास में कर दिया, लेट से 3 मीटर की 4 मीटर तो खैर है, ठीक है। लेकिन अभी आपको है ना दिया हुआ है 3 मीटर, तो आपने ये कर लिया और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यार ये हो जाएगा 2100 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया और इससे हमारी 1.1 खत्म हो गई है। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं 1.2, जिसमें हम डिराइव यूनिट्स पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है। तो अगर आपको लेक्चर कुछ समझ नहीं आया तो आप लेक्चर को वापसी देख लें, या फिर आप कमेंट कर दें, हम आपको समझा देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको समझा देंगे जो भी आपको समझ नहीं आया। उसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक कर लें। और वापसी अगर आपको ये नोट्स यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ये अगर आपको फ्री में चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स के भी बाकी सारी क्लासेस के नोट्स फ्री में चाहिए तो अभी व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे, आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे हम नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स सारे सब फ्री में दे रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्यूशन चाहिए क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, और कोई से भी क्लास की कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, कोई सा भी आप कह दें, हम आपको ट्यूशंस दे देंगे, मसला नहीं है। आप हमें मैसेज कर दें, हम ट्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम 1.2 शुरू करते हैं।